नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS होम साइंस क्लास 12 का चैप्टर 2, जिसका नाम है नित्य जीवन में नीतियां। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारा व्यवहार और हमारे नैतिक फैसले हमारे पूरे जीवन को कैसे दिशा देते हैं। सही नीतियां हमें एक बेहतर इंसान, एक जिम्मेदार नागरिक और एक ईमानदार कार्यकर्ता बनने में मदद करती हैं। इस चर्चा में हम समझेंगे कि नीति क्या होती है, हमारे व्यवहार को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, सही आदतों और अनुशासन का महत्व क्या है और कार्यस्थल तथा समाज में नैतिकता क्यों आवश्यक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं NIOS होम साइंस क्लास 12 चैप्टर 2 नित्य जीवन में नीतियां। देखिए, नीतियां या एथिक्स जैसे शब्द सुनने में ना कभी कभी बहुत भारी भरकम लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फिलॉसफी की क्लास चल रही हो। लेकिन इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसे एक बहुत ही साधारण कहानी से समझाता है। कहानी है हरिओम और उसके कर्मचारी रामू की। हरिओम एक मेहनती आदमी है जिसने एक नई कॉलोनी में एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान अच्छी चल पड़ी, काम बढ़ा तो उसने मदद के लिए रामू को नौकरी पे रख लिया। शुरू में तो सब बढ़िया था, रामू काम करता था, हरिओम भी खुश था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में तस्वीर बदलने लगी। रामू का रवैया ढीला पड़ गया। वो दुकान पर कभी भी आता, ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता और हिसाब किताब में भी छोटी मोटी गड़बड़ियां करने लगा। हरिओम ने उसे एक दो बार समझाया भी, मौके भी दिए कि शायद सुधर जाए, पर रामू अपनी आदतों से बाज नहीं आया। आखिर में हरिओम के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। और यहाँ पर कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन असल में यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ रामू की नौकरी जाने की नहीं है। ये असल में एक छोटे से बिजनेस के इकोसिस्टम के टूटने की कहानी है। सोचिए, नुकसान सिर्फ रामू का नहीं हुआ, हरिओम का समय बर्बाद हुआ, उसका भरोसा टूटा। अब नए आदमी को ढूंढने और सिखाने में उसकी मेहनत लगेगी। और हो सकता है रामू के खराब व्यवहार की वजह से कुछ ग्राहक भी टूटे हों। उसकी दुकान की साख पर भी तो असर पड़ा होगा। मतलब एक इंसान की अनैतिक आदतें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे सिस्टम को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, यही इस चैप्टर का मूल विचार है। नीतियां कोई हवाई चीज नहीं है। ये वो गोंद है जो हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे समाज को एक साथ जोड़ कर रखती हैं। जब ये गोंद कमजोर पड़ती है तो सब कुछ बिखरने लगता है, ठीक हरिओम की दुकान की तरह। तो फिर ये नीतियां असल में हैं क्या, अगर इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझना हो तो? ये किताब इसे बहुत खूबसूरती से बताती है। ये कहती है कि नीतियां सही और गलत व्यवहार को पहचानने की कला है। ये कोई नियमों की मोटी किताब नहीं है, बल्कि एक तरह का आंतरिक कंपास है, एक विवेक है जो हमें बताता है कि किसी भी स्थिति में सही रास्ता क्या है। और इस सोर्स का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ये नैतिकता को बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में देखता है। अच्छा, मतलब ये है कि आपका चरित्र इस बात से नहीं बनता कि आप किसी बड़ी दुविधा में क्या करते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप रोज ऑफिस समय पर आते हैं या नहीं। एकदम सही। ये कह रहा है कि नैतिकता एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे रोज छोटी छोटी कसरतों से मजबूत करते हैं। जब आप समय पर आते हैं तो आप समय की पाबंदी की मांसपेशी बना रहे हैं। जब आप किसी की सीक्रेट बात किसी और को नहीं बताते तो आप भरोसे की मांसपेशी बना रहे हैं। फिर जब कोई बड़ी नैतिक चुनौती आती है तो आपकी ये मांसपेशी पहले से मजबूत होती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। किताब में कुछ खास गुणों का भी जिक्र है जिन्हें नैतिक व्यवहार का आधार माना गया है, जैसे वफादारी और सच बोलना, अपने काम की इज्जत करना चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, खुद की और दूसरों की गरिमा का सम्मान करना और यहाँ तक कि पर्यावरण का सम्मान करना भी, और आखिर में गोपनीयता और विश्वास पात्रता। हाँ, और ये सारे गुण उसी मांसपेशी वाले विचार से जुड़े हैं। किसी की गोपनीय बात को बनाए रखना या दफ्तर में कागज और बिजली को बर्बाद न करना, ये दोनों ही नैतिक व्यवहार का हिस्सा है। एक तरफ ये आपके चरित्र की ईमानदारी दिखाता है तो दूसरी तरफ संसाधनों के प्रति आपकी सामाजिक जिम्मेदारी। तो नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पालन हम सिर्फ तब करते हैं जब कोई देख रहा हो, बल्कि ये हमारे हर छोटे बड़े काम में झलकनी चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नीतियां क्या हैं और वे छोटी छोटी आदतों से बनती हैं, पर इनकी इतनी जरूरत क्यों है? हमारे सोर्स में 3 चीजों का जिक्र है: कार्य मतलब वर्क, कार्यकर्ता मतलब वर्कर और कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस।
और ये कहता है कि इन तीनों में सबसे जरूरी कार्यकर्ता यानी इंसान है। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, क्योंकि अक्सर तो हम काम या कंपनी को ज्यादा महत्व देते हैं। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। सोचिए, एक ऑफिस की बिल्डिंग खुद को अनुशासित नहीं कर सकती। एक कंप्यूटर खुद से ज्यादा ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। मशीनें और जगहें तो बस उपकरण हैं। इंसान ही एकमात्र तत्व है जो सोच सकता है, सीख सकता है और खुद में सुधार करने का चुनाव कर सकता है। एक बेजान इमारत खुद को नैतिक नहीं बना सकती, लेकिन उसमें काम करने वाला एक इंसान पूरे माहौल को नैतिक या अनैतिक बना सकता है। इसीलिए कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। और जब कार्यकर्ता नैतिक होता है तो इसके क्या फायदे होते हैं? इसके फायदे एक चेन रिएक्शन की तरह होते हैं। सबसे पहले तो काम की क्वालिटी सुधरती है। जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, संसाधनों की बर्बादी रुकती है। एक नैतिक कर्मचारी जानता है कि ऑफिस का कागज या बिजली उसकी अपनी नहीं है, ये एक साझा संसाधन है, वो उसे बर्बाद नहीं करेगा। और माहौल पर भी तो असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। जब एक कर्मचारी नैतिक होता है तो वो सिर्फ अपना काम अच्छा नहीं करता, वो अपने बगल वाले के लिए भी एक मानक तय करता है। जब लोग समय पर आते हैं, एक दूसरे से सम्मान से बात करते हैं, तो तनाव अपने आप कम हो जाता है और सहयोग बढ़ता है। नैतिकता संक्रामक हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बेईमानी होती है। और सबसे बढ़कर आपसी विश्वास बढ़ता है, जो किसी भी टीम या परिवार की नींव है। तब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि नैतिक होने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन असल दुनिया में जब लोग इन नीतियों को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? रामू की कहानी तो बस एक उदाहरण है, पर सोर्स इसके कई और पहलुओं को दिखाता है जो हम शायद रोज देखते हैं पर उन्हें अनैतिक नहीं मानते। सही कहा आपने। पहली और सबसे आम समस्या है अनियमितता और समय की पाबंदी न होना। यह सिर्फ देर से आने की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति लगातार देर करता है तो वो बिना कहे ये संदेश दे रहा होता है कि मेरा समय तुम्हारे समय से ज्यादा कीमती है। ये दूसरों के समय के प्रति असम्मान है, जो एक बहुत ही अनैतिक सोच है। दूसरा है अभद्र व्यवहार, यानी रूखापन या गुस्सा। ये तो हर जगह दिखता है और इसका असर जहर की तरह फैलता है। अभद्र व्यवहार से लोगों का मनोबल टूटता है, वे खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते और रचनात्मकता खत्म हो जाती है। घर में अगर ऐसा हो तो रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और दफ्तर में ये टीम वर्क को खत्म कर देता है। किताब में एक और पॉइंट है जिस पे मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा। ज्ञान और कौशल की कमी के साथ काम करना। एक मिनट, लेकिन क्या ज्ञान की कमी को एक नैतिक मुद्दा कहना सही है? यह तो किसी की क्षमता की कमी है, चरित्र की नहीं। क्या सोर्सेस पर और रोशनी डालता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। पहली नजर में ये क्षमता का मामला लगता है, चरित्र का नहीं। लेकिन किताब हमें गहराई में देखने को कहती है। सोचिए, जब आप बिना जरूरी ज्ञान के कोई काम हाथ में लेते हैं तो आप न सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए जोखिम भी पैदा कर रहे हैं। एक डॉक्टर बिना सही जानकारी के इलाज करे या एक इंजीनियर बिना सही स्किल के पुल बनाए, तो क्या ये सिर्फ कौशल की कमी है? नहीं, ये एक तरह की बेईमानी है। आप उस काम के लिए योग्य होने का नाटक कर रहे हैं जो आप हैं नहीं। नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए खुद को लगातार काबिल बनाएं, सीखते रहें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये नजरिया तो पूरी बात ही बदल देता है। और फिर एक बहुत बड़ी समस्या है संसाधनों की बर्बादी। पानी, बिजली, ऑफिस की स्टेशनरी। अगर हम हरिओम और रामू की कहानी पर वापस जाएं तो शायद रामू सिर्फ देर से नहीं आता था। हो सकता है वो दुकान में बिजली खुली छोड़ देता हो या सामान का ध्यान ना रखता हो। ये छोटी छोटी बातें हरिओम के बिजनेस को अंदर ही अंदर खोखला करनी होंगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ कंपनी का नुकसान नहीं है, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। जब हम ऑफिस में लाइट खुली छोड़ देते हैं तो हम समाज के हिस्से के संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। ये एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे अपनाना जरूरी है। किताब में कुछ और गंभीर समस्याओं का भी जिक्र है, जैसे नियमों का उल्लंघन, जिसमें भेदभाव या रिश्वतखोरी जैसी चीजें शामिल हैं। और एक बहुत ही गंभीर समस्या है विश्वासघात, जैसे घर या दफ्तर की गोपनीय बातें दूसरों को बताना। और विश्वासघात पर एक पल रुकना जरूरी है। ये सिर्फ जानकारी लीक करना नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये उस भरोसे की नींव पर हमला है जिस पर कोई भी टीम या परिवार टिका होता है। बाकी गलतियों को शायद सुधारा जा सकता है, माफी मिल सकती है, लेकिन विश्वासघात एक ऐसा नैतिक उल्लंघन है
जिसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ता, ये रिश्ते की आत्मा को ही खत्म कर देता है। इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये सारी समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, तो इन सब का समाधान क्या है? जाहिर है हमें एक ढांचे की जरूरत होगी। हाँ, और यहीं पर नीति संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स का विचार आता है। ये सुनने में बड़ा कॉर्पोरेट शब्द लगता है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सरल है। इसे कैसे समझें? क्या ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट है कि ये करो और ये मत करो? उससे कहीं ज्यादा आप नीति संहिता को असल में किसी संगठन का संविधान समझ सकते हैं। जैसे देश का संविधान बताता है कि नागरिकों और सरकार के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, वैसे ही ये कोड बताता है कि कंपनी और कर्मचारी एक दूसरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसका असली मकसद अस्पष्टता को खत्म करना है। ये मैनेजमेंट को मनमाने फैसले लेने से रोकता है और कर्मचारी को एक सुरक्षा देता है कि सबके लिए नियम बराबर हैं। ये असल में एक सामाजिक अनुबंध मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कहता है हम सब इन नियमों से खेलेंगे। किताब में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं जो एक अच्छी नीति संहिता में होनी चाहिए, जैसे समय के पाबंद रहें, सबसे सम्मान से बात करें, हमेशा नया सीखते रहें, चीज़ों की बर्बादी ना करें, पक्षपात से बचें और ईमानदार रहें और भ्रष्टाचार का विरोध करें। ये तो बहुत बुनियादी बातें लगती हैं। है तो बुनियादी, लेकिन जब इन्हें लिख दिया जाता है तो ये एक मानक बन जाती हैं। फिर किसी के पास ये बहाना नहीं होता कि मुझे पता नहीं था। लेकिन सिर्फ एक संहिता बना देना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना और लोगों को उसके लिए प्रेरित करना भी उतना ही जरूरी है। तो एक कोड बनाने के अलावा समाज में नैतिक मानकों को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? इस किताब में 3 ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, गलत काम करने वालों का खुलासा करना। इसका मतलब किसी को सरेआम शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि एक जवाबदेही तैयार करना है। जब लोगों को पता होता है कि गलत काम के परिणाम होंगे तो वे ज्यादा सावधान रहते हैं। दूसरा कदम है हर संगठन में एक स्पष्ट नीति संहिता बनाना, जिसकी बात हम कर ही रहे हैं। और तीसरा कदम, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है स्कूल कॉलेज के स्तर पर नैतिक शिक्षा देना। जी, और ये सबसे शक्तिशाली समाधान है, क्योंकि नीतियां आदत और चरित्र का हिस्सा होती हैं और इनकी नींव बचपन में ही रखी जाती है। अगर बच्चों को स्कूल से ही ईमानदारी, सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया जाए तो वे बड़े होकर स्वाभाविक रूप से एक नैतिक नागरिक बनेंगे। ये समस्या को जड़ से खत्म करने जैसा है, न कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करने जैसा। ये एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका फल पीढ़ियों तक मिलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार ये है कि नीतियां कोई मुश्किल फलसफा नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतें हैं। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम हर रोज मजबूत करते हैं। रामू जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि जब ये मांसपेशी कमजोर होती है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और इसका समाधान नीति संहिता जैसे नियमों के एक स्पष्ट ढांचे में है, जो एक सामाजिक अनुबंध की तरह काम करता है। लेकिन सबसे पक्का इलाज आने वाली पीढ़ी को नैतिक शिक्षा देना है, ताकि सही और गलत की समझ उनके चरित्र का हिस्सा बन जाए। ये एक ऐसा निवेश है जिसका फल हर स्तर पर मिलता है। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। क्या नीतियां सिर्फ नियमों की एक सूची हैं, जिनका पालन हमें सजा के डर या इनाम के लालच न करना है, या एक अंदरूनी प्रतिबद्धता है, एक व्यक्तिगत चुनाव है जिसे हम हर दिन हर छोटे बड़े फैसले में दिखाते हैं? और जब हमारी अपनी निजी नैतिकता और हमारे ऑफिस या समाज की नीति में टकराव हो, तब सही रास्ता क्या होता है? तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नीतियां हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं और कैसे यह हमें एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करती हैं। उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और आसान और उपयोगी अध्याय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल भारत ओपन जोन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे होम साइंस के एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।